जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। दी पब्लिक इंडिया में आज मैं अपने दर्शक और श्रोताओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी तक तो मैं एक पक्षीय संवाद करता था, मैं बोलता था और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते थे। आज मैं आप लोगों से एक मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं मार्गदर्शन ये चाहता हूं अपने दर्शक और श्रोताओं से, क्या मुझे और हमारे जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर्स को और जो इस क्षेत्र में हैं, जो जनता से संवाद करते हैं, जनता से उन्हें प्रेम मिलता है, आदर मिलता है, हम सरदार भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, महात्मा गांधी को अपना आदर्श बनाएं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श बनाएं, या हम अपना आदर्श सावरकर को बनाएं। क्योंकि सरकार की जो मंशा नजर आ रही है, और अगर सरकार के पास पिछले चुनाव जैसे 303 सीटें होती तो अभी तक वो चीज हो गई होती। ये तो आप लोगों की, देश के वोटर्स की, उत्तर प्रदेश के वोटर्स की, हरियाणा के वोटर्स की, राजस्थान के वोटर्स की, महाराष्ट्र के वोटर्स की, तमिलनाडु के वोटर्स की, तेलंगाना के वोटर्स की, वेस्ट बंगाल के वोटर्स की कृपा थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी और उसे आज के तारीख में बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। वरना वो हो गया होता जो देश नहीं चाहता, या कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं चाहता, या कोई भी ऐसा देश नहीं चाहता जो संविधान से चलना चाहता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है जो हमारे देश के अंदर है, जो हमें शक्ति देता है, जो भारतवर्ष के 142 करोड़ लोगों को शक्ति देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होता, जैसे पहले उन्होंने 3 किसान बिल पास कराए थे, जैसे उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट पास कराया था, जैसे उन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए थे जो लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध हैं। जैसे निर्णय लिया गया कि जो चुनाव आयुक्तों का चयन होगा, पहले जो कमेटी होती थी उसमें प्रधानमंत्री महोदय होते थे, नेता विपक्षी दल होते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। इस कमेटी से, इस चयन समिति से देश में किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन क्योंकि माननीय मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत था, उन्होंने इस कमेटी में परिवर्तन कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया और उसके बाद अपने एक मंत्री को ले आए जिससे कि चुनाव आयुक्तों के चुनाव को खुद वो कर सकें। अब आप सोचिए, अगर चुनाव आयुक्त जिसको निष्पक्ष होना चाहिए, अगर उसकी पूरी की पूरी भावना उस सत्ता पक्ष की तरफ होगी जिसने उन्हें चुना है, जिनकी नौकरी उन पर निर्भर करती है, जिन्हें सारी सुख सुविधाएं उनकी वजह से मिलती हैं, वो निष्पक्ष कैसे होगा? अच्छा, ये चीज यह नहीं है कि आज के तारीख में, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है तो ये बेईमानी और ये पक्षपात आज ही के समय में होगा। ये बदले गए नियम से ये होगा जब नई सरकार आएगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार नहीं होगी। लेकिन देश के अंदर जो हमारी एक परंपरा है कि हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे देश ने देखे हैं, वो शायद देखने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी को भी उनको समिति से निकाला जाना किसी को समझ में नहीं आया था। दिल्ली सरकार के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने वोटर्स के प्रति निष्ठावान होना, उसका उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, उसी का अधिकार होना चाहिए, उसी का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जो एक संविधान पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसे सारे अधिकार देने चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग के, उसे अध्यादेश के मामले से पलटकर मोदी जी की सरकार ने उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारे अधिकार दे दिए। तो उत्तरदायित्व तो है दिल्ली सरकार का और अधिकार है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, जो कि गृह मंत्रालय के निर्देश पे काम करते हैं। इसी प्रकार से गवर्नर्स
वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नर साहब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, और ममता बनर्जी की सरकार को पलटने के लिए गवर्नर साहब, माननीय महामहिम राष्ट्रपति भी टिप्पणियां कर रही हैं, जबकि उसी प्रकार की घटनाएं जो महाराष्ट्र के अंदर हो रही हैं, राजस्थान के अंदर हो रही हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हो रही हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हो रही हैं, बिहार में हो रही हैं, वहां उनको चिंता नजर नहीं आती। आमिर खान ने एक बार कह दिया था कि मुझे अब इसको, मेरी पत्नी कह रही है कि इस देश में अब डर लगने लगा है, कितनी उसकी ट्रोलिंग हुई थी। अब माननीय राष्ट्रपति खुद कह रही हैं कि हिंदुस्तान में उन्हें डर लग रहा है, और डर इसलिए लग रहा है कि जिस प्रदेश के अंदर यह घटना घटी है वो डबल इंजन की सरकार रही है। डबल इंजन की सरकार में जहां जहां ये घटनाएं घट रही हैं, माननीय महामहिम को, राष्ट्रपति महोदय को, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब मैं जो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, गवर्नर आपके, महामहिम आपकी, गोदी मीडिया आपका, अखबार आपके, क्योंकि अखबार और गोदी मीडिया चलता है एडवर्टीजमेंट से, और एडवर्टीजमेंट देती है सरकार। अब केवल एक ऐसा विकल्प बचा था जो पिछले 3-4 साल के अंदर डेवलप हुआ था यूट्यूबर्स का, और इसमें ज्यादातर यूट्यूबर्स वो थे जो कि इस गोदी मीडिया से निकाले गए थे क्योंकि वो सरकार की लाइन को टो नहीं कर रहे थे, और उन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो और पत्रकार हों जिन्होंने अपने बल पर इसको शुरू किया, साक्षी जोशी हो या अजीत अंजुब हो या बाकी डीबी लाइव, 4 PM जैसे चैनल्स और रिपब्लिक इंडिया जैसे चैनल शुरू हुए, जिन्होंने जनता को सत्य से अवगत कराने का प्रयास किया। 2014 का चुनाव व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ था, 2019 का चुनाव गोदी मीडिया ने जितवाया था, और 2024 के चुनाव में जो ये थोड़ा परिवर्तन हुआ, इसका मुख्य कारण ये था कि गोदी मीडिया को टक्कर देने के लिए ये यूट्यूब चैनल्स खड़े हो गए थे। अब इन यूट्यूब चैनल्स पे लगाम लगाने का जो प्रयास हो रहा है, तो ये उसी प्रकार की स्थिति है जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय भगवान बिरसा मुंडा, उसके पहले भगवान बिरसा मुंडा, उसके पहले और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे हमारे देश के नौजवानों ने देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना परिवार कुर्बान कर दिया, अपने प्राण निछावर कर दिए। एक वो लोग थे जो अंग्रेजों के दमन चक्र से लड़ रहे थे। तो हम जैसे लोगों को, इन लोगों को आदर्श चुनना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु, खुदीराम बोस को अपना आदर्श मानना चाहिए, या हमको आदर्श वो मानना चाहिए जो सावरकर थे, जो अंडमान के अंदर हजारों कैदी थे। अंडमान के अंदर अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों को ले जाते थे, यातना देते थे, बैलों की तरह उनको कोल्हू का तेल की तरह निकालने के लिए उनका यूज करते थे, खाने को नहीं देते थे, बेड़ियों से जकड़ के रखते थे। लेकिन ये चीज केवल सावरकर जी के साथ नहीं हो रही थी, ये हजारों वहां पे क्रांतिकारियों के साथ और देशभक्तों के साथ हो रही थी। लेकिन उन हजारों देशभक्तों में से किसी ने भी समर्पण नहीं किया, माफी नहीं मांगी, अंग्रेजों को माफीनामा लिख के नहीं दिया, उनसे समझौता नहीं किया कि अब हम आपकी खिलाफत नहीं करेंगे। और जो कांग्रेस का महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में सहयोग न करते हुए अंग्रेजों से कहा गया था कि इन पे दमन चलाइए और ये जो सारे सत्याग्रह कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आज ब्रॉडकास्ट बिल लाने का जो प्रयास हुआ और ब्रॉडकास्ट बिल पे जो उनके ही सहयोगी दल थे उन्होंने उसका विरोध किया, इसकी वजह से ब्रॉडकास्ट बिल को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का अब बहुमत हो गया है, लोकसभा के अंदर उनका बहुमत है, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे दल जो पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विरोध करते थे, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो या नीतीश कुमार हो।
ये इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, लेकिन आज ये एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ। तो ब्रॉडकास्ट बिल आज नहीं तो कल पास होगा, और ब्रॉडकास्ट बिल के अनुसार सरकार के निगाह में जो राष्ट्रद्रोह होगा, जो राष्ट्र के विरुद्ध होगा, उनको कठोर दंड दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक पत्रकार ने लिख दिया था, एक वीडियो डाल दी थी, एक फोटो डाल दी थी कि पुष्टाहार योजना के तहत जो छोटे बच्चों को मेला न्यूट्रिशन से बचाने के लिए सरकार भोजन देती है, उसके अंदर नमक और रोटी बच्चों को दी जा रही है। अब ये तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो राष्ट्र विरोध था, जो देश विरोध था। ये तो एक ऐसी सूचना थी जो किसी भी पत्रकार को देनी चाहिए, जिससे कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की आंखें खुलें और उनको लगे कि सरकारी अधिकारी किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और ये पुष्टाहार योजना में जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उसकी जांच कराए और अधिकारियों को दंड दे। लेकिन दंड मिला उस पत्रकार को और वो जेल गया। अगर कहीं भी कोई ऐसी सूचना कोई पत्रकार या यूट्यूबर दे जिससे पता चले कि पुल गिर गया है, पेपर लीक हो गया है, बच्चों में उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों का जो सिलेक्शन होना था उसमें ओबीसी एससी एसटी के साथ अन्याय हुआ है, किसी कानून जैसे किसान आंदोलन में अगर पत्रकारों ने कुछ लिखा होता तो उनको ब्रॉडकास्ट बिल के तहत राष्ट्र विरोधी करके जेल के अंदर भेज दिया गया होता। तो एक तो ऐसा जो चीज होनी थी हुई नहीं हुई, इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं था, लेकिन अब बहुमत राज्यसभा में हो गया है। और अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे उनका चिराग पासवान साथ देंगे तो इस बिल पास करा लेंगे, और उसके बाद हम लोग जैसे लोगों के साथ एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होगा कि हम राष्ट्रभक्ति में जो सच्चाई है देश की जनता को बताई जानी चाहिए, जैसा सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था वैसा करें, या समर्पण कर दें और घुटने टेक दें जैसा सावरकर ने किया था। यह तो हुआ ब्रॉडकास्ट बिल का। 4-5 दिन पहले जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ, एक ऐसा प्रेस विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश की जिसमें प्रमुख सचिव ये कह रहे हैं कि एक ऐसी स्कीम बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि जो लोग सरकार के पक्ष में लिखेंगे, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे यूट्यूबर्स, उनको 8 लाख रुपए महीना मिलेगा। 8 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी राशि होती है। सब्सक्राइबर्स के अनुसार उसमें श्रेणियां बनाई गई, चाहे आप एक्स पे हो, चाहे आप बाकी किसी मीडिया में हो, आपका जितना सर्कुलेशन है उसके अनुसार सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स हैं, उसके हिसाब से आपको सरकार पैसा देगी। और इसी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि अगर आप सरकार के विरुद्ध अगर राष्ट्र विरोधी कोई काम करेंगे तो आपको 3 साल से आजीवन कारावास की जेल मिलेगी। मतलब स्पष्ट एक इंडिकेशन था पत्रकारों के लिए और ऐसे लोग जो जनता के बीच में सच्चाई और पहुंचाना चाहते हैं और राष्ट्रभक्ति का परिचय देना चाहते हैं और सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर और भगत सिंह और फरागुल्ला खां बनना चाहते हैं, उन्हें दंड मिलेगा। और जो चाटुकारिता करेंगे उन्हें 60 रुपए की पेंशन उसी प्रकार से मिलेगी जैसे सावरकर जी को अंग्रेजों ने 60 रुपए की पेंशन दी थी, जो उस समय कलेक्टर की भी सैलरी 60 रुपए महीना नहीं हुआ करती थी। बता, इतना बड़ा पुरस्कार उनको दिया था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब हम जैसे लोगों के लिए यह निर्णय लेना है, और मैंने निर्णय तो वैसे ले लिया है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत। मैंने निर्णय ले लिया है कि चाहे ब्रॉडकास्ट बिल आए, चाहे उत्तर प्रदेश जैसी जो नियम बनाने की प्रक्रिया है, बाद में तो खैर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा नहीं, भ्रांति है, हम ऐसा कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो सर्कुलेशन में था और सारे यूट्यूबर्स ने उसको किया। और बहुत सारे ऐसे लोग होते जो बिक गए होते। 8 लाख रुपए महीना, 4 चैनल हैं तो 32 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी राशि है, और इस राशि में शायद लोगों ने अपना ईमान बेच दिया होता और सावरकर बन गए होते, कुछ लोग न बिके होते, लेकिन परिवर्तन देखने को मिलता। लेकिन क्योंकि उसे विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट ने, तो अभी देखना परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर ये ब्रॉडकास्ट बिल आया और इस प्रकार का नियम पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स में आया,
तो हम जैसे लोगों को निर्णय लेना होगा कि वो बिकें या न बिकें। वो देश के लिए फांसी पे चढ़ें, गोली खाएं, जेल जाएं या बिक जाएं। तो मैंने तो निर्णय ले लिया, मेरे जैसे बहुत पत्रकारों ने भी शायद निर्णय ले लिया होगा कि वो संघर्ष करेंगे, वो देश के लिए संघर्ष करेंगे। वो महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा जैसे संघर्ष करेंगे, चाहे जान चली जाए, प्राण चले जाए, कुछ हो जाए, लेकिन इतिहास में अपना नाम काले अक्षरों में नहीं लिखाएंगे, जिसे अगली पीढ़ियां मेरी याद रखें या मेरे छात्र ये याद रखें कि स्वामी जी बहुत सिद्धांत वगैरह करते थे। जय संविधान कहते थे, जय भीम कहते थे, महात्मा गांधी की जय कहते थे, गुट से मुर्दाबाद कहते थे और बिक गए। नहीं बिकूंगा, कुछ लोग बिकेंगे। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कानून आता है तो कौन कौन लोग बिकेंगे, कौन कौन लोग नहीं बिकेंगे और क्या हमको बिकना चाहिए। मैंने तो निर्णय ले लिया, नहीं बिकूंगा। आप कहेंगे तो मैं भी नहीं बिकूंगा, क्योंकि मेरा अपना जो कॉन्शियंस है, मेरा जो अपना भावना है, उससे पीछे नहीं हटूंगा, जो सिद्धांत है उससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन निगाह आपको रखनी है, कुछ लोग बिक चुके हैं जिनको मीडिया एडवाइजर बनाया गया और बाद में जब दबाव पड़ा उनको मीडिया एडवाइजर से, जो बड़े क्रिटिक हुआ करते थे, जो दलित चिंतक हुआ करते थे और बाद में दलितों के हितों के विरुद्ध करोड़ों रुपए की तनख्वाह देख के बिक गए थे, बाद में इधर से भी नहीं रहे, उधर से भी नहीं रहे, अब न सिद्धांतवादी हैं न करोड़ों के, खैर करोड़ों तो उनको मिल रहे हैं, किसी चैनल में बहुत बड़े पद पे हैं। लेकिन ये वो समय है जैसा क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों का अंग्रेजों के जमाने में था। निर्णय लोगों को लेना था कि बिके या ना बिके, वही समय हमारे साथ आने वाला है। लेकिन अगर आपका प्रेम और आपका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा तो हम केवल आपके आत्मसम्मान को बचाने के लिए, आपके हितों की रक्षा करने के लिए और देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हुए हर चुनौती का सामना करेंगे और नहीं बिकेंगे। यही हमारा रेजोल्यूशन है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।